इज OSI मॉडल। ठीक है, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक, तो OSI मॉडल में अब नोट कर लीजिए, दैट इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, ठीक है। देखो डेटा लिंक लेयर में है ना, आपको याद है जब मैंने ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, शुरू किया था, तब मैंने बताया था कि डाटा है ना फिजिकल लेयर पर बिट्स की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। फ्रेम है ना डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, और पैकेट कंसीडर करते हैं नेटवर्क लेयर पर। इस बात को है ना आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम डाटा को फिजिकल लेयर पर बोल रहे हैं तो बिट्स बोलेंगे, है ना। डेटा लिंक लेयर पे बोल रहे हैं तो फ्रेम कहेंगे, और अगर नेटवर्क लेयर पर कह रहे हैं तो पैकेट कहेंगे। सही है ना, फिर से सुन लो। फिजिकल लेयर पर बिट्स, डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम, और नेटवर्क लेयर पर इसे पैकेट कहा जाता है। तो यही है ना कॉन्सेप्ट हम यहां पर लिखेंगे। डेटा लिंक लेयर में डेटा का नाम क्या होता है, फ्रेम। तो फ्रेम से ही बना है एक शब्द, दैट इज फ्रेमिंग। ठीक है जी, तो हम यहां लिख लेंगे फ्रेमिंग इज ए फंक्शन ऑफ, फ्रेमिंग इज अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, है ना। हिंदी में इसे कहा जाएगा फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर का ही फंक्शन होता है। फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर का फंक्शन या कार्य होता है, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई है नहीं? ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बता दी थी ना कि सपोज दैट कि अगर ये फ्रेम है, ये मान लीजिए ये कोई फ्रेम है, तो इस फ्रेम से क्या बनाए जाते हैं आगे, बताओ जब सभी लोग कमेंट सेक्शन में। अगर फ्रेम बना हुआ है या फ्रेम हमारे डाटा का नाम है नेटवर्किंग में, तो फ्रेम के जस्ट बाद में क्या बनता है, तो आंसर है पैकेट्स। और पैकेट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फ्रेम से पैकेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या लिखवाया था आपको, देखते हैं कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं। कितने लोग एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स लाएंगे, या कितने लोग एग्जाम में 2-4 नंबर ही ला पाएंगे, बताओ बेटा सभी लोग। फ्रेम से अगला जो शब्द है डेटा का, उसे पैकेट कहते हैं। ठीक है, तो पैकेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। अब देखो कोई भी आंसर नहीं दे पा रहा है ना, तो ये अच्छी बात थोड़ी है बेटा, आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो। एक बंदे ने मतलब एक बच्चे ने लिखा है डेटा लिंक। बेटा डेटा लिंक नहीं, मैं लेयर का नाम नहीं पूछ रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, फ्रेम से आगे बनेगा पैकेट। ठीक, तो पैकेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो बेटा आंसर था टीसीपी प्रोटोकॉल की। बताया नहीं था, ये पैकेट जो बनाए जाते हैं छोटे छोटे ये बनाए जाते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल के द्वारा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा। ठीक है, और हर एक पैकेट पर एड्रेस लगाने का काम कौन करती है, आईपी प्रोटोकॉल करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसीलिए तो है ना हम इंटरनेट में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के नाम से बोलते हैं, नहीं हिंदी में कहा जाएगा मानक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, बताओ इंटरनेट नेटवर्किंग की मानक प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, तो टीसीपी आईपी दोनों को एक साथ मिला के टीसीपी आईपी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीसीपी नाम की प्रोटोकॉल के द्वारा ही फ्रेम से पैकेट बनते हैं, और फिर हर एक पैकेट पर एड्रेस लगाने का काम, ताकि ये करेक्ट डेस्टिनेशन या गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, वो आईपी प्रोटोकॉल करती है। ठीक है ना, तभी फिर इंटरनेट के थ्रू ये पैकेट्स मूव करते हैं और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया? चलो ठीक है, पढ़ा करो बेटा, ध्यान रखा करो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, फ्रेमिंग इज अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर, है ना, फ्रेम का बनना। दूसरा पॉइंट है ना, यहां पर ये भी लिख लीजिए, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये क्या चीज है। देखो ये क्वेश्चन है ना, बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप है ना नेटवर्किंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अगर कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा को मूव करा रहे हैं, तो उसमें एरर को डिटेक्ट करना यानी एररों को ढूंढना और फिर करेक्ट करना, ये किस लेयर की जिम्मेदारी होती है, तो बेटा आंसर है डेटा लिंक लेयर की। भाई अगर आप कोई डेटा को भेज रहे हैं, ठीक है, तो आप ये पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि उस डेटा में कोई एरर ना चली जाए, है नहीं। तो आप कोई डेटा के साथ एरर थोड़ी भेज दोगे, क्योंकि डेस्टिनेशन साइड पर फिर डेटा हमारा एरर के साथ ही पहुंचेगा, जो कि किसी काम का नहीं है। तो जो डेटा भेजा जाना है उसे पहले
उसमें एरर चेक की जाएगी और अगर एरर है तो उसे ठीक की जाएगी। तो डायरेक्टली बस ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि एरर को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये डेटा लिंक लेयर की। इसमें आप लिखना चाहें तो एक लिख लीजिए, CRC टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर CRC का फुल फॉर्म होता है बेटा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बोलते हैं। और इस मेथड के द्वारा कह दीजिए या इस टेक्निक के द्वारा कह दीजिए ये काम पूरा किया जाता है। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल स्कीम होती है जिसमें डिवीजन वगैरह करके देखते हैं, ठीक है ना। जो मैसेज आप भेज रहे हो उस मैसेज में एक्चुअली देखो, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी मैसेज वगैरह या डेटा शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो 0 1 की फॉर्म में होता है। तो 0 1 वाले डेटा को है ना एक 0 1 वाले नंबर से ही डिवाइड करके देखते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है वो हर बार सही आना चाहिए। कई बार करके देखते हैं, इसलिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक उसे कहा जाता है। तो हर बार वो सेम आना चाहिए, अगर सेम है तो मतलब कोई एरर नहीं है, डेटा सही है, फिर उसको भेज दिया जाता है। तो बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट आता है डेटा लिंक लेयर पर, दैट इज नेटवर्किंग डिवाइसेज। देखो आपको याद है मैंने फिजिकल लेयर पर आपको है ना 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बताया था। नेटवर्किंग डिवाइसेस, देखो मैंने आपको फिजिकल लेयर पर 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम लिखवाए थे, हब, मॉडेम और रिपीटर। ये तीनों डिवाइसेस या इन तीनों को नेटवर्किंग डिवाइस भी कह सकते हैं, वो काम करती हैं फिजिकल लेयर पर। तो इसी तरीके से ना 2 नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो काम करते हैं डेटा लिंक लेयर पर। एक का नाम आता है बेटा स्विच, SWITCH स्विच, और दूसरा नाम आता है बेटा ब्रिज। ये कैसे काम करती है समझाता हूँ। स्विच का तो अभी लास्ट टाइम है ना जो SSC CGL का पेपर हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी पूछा गया था स्विच के बारे में। तो बेटा देखो ध्यान से सुनिए, स्विच नाम की जो डिवाइस है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क एक्सटेंशन में। जैसे सपोज दैट किसी नेटवर्क में मान लो 10 कंप्यूटर्स हैं और आपको है ना उसमें और 10 12 15 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में ना हम स्विच नाम की डिवाइस लगाकर और कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। समझ में आया? इस बात को आप ऐसे समझ लो जैसे हमारे पास कोई नेटवर्क था, ठीक है, और इस तरीके से एक नेटवर्क है हमारे पास जिसमें ये जो डिवाइस है ना इसको आप एक तरीके से यहाँ राउटर मान लो, इस डिवाइस को राउटर मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी आपने देखा ही होगा कि आजकल इंटरनेट वगैरह के केस में राउटर ही हमारे घर में लगाया जाता है ना, या हर जगह पर राउटर ही लगा हुआ हमें दिखाई देता है, या वाईफाई राउटर लगा हुआ दिखाई देता है। तो राउटर आज के समय कॉमन डिवाइस है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल बस ये समझ लो जैसे कोई राउटर लगा हुआ है जिससे ये 8 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। अब मान लो सपोज दैट के इस नेटवर्क में जिसमें 8 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि हमें है ना एक मतलब और भी कंप्यूटर्स को जोड़ने हैं, तो आप यहाँ से एक कनेक्शन लेके स्विच नाम की डिवाइस में लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी है ना आप क्या करेंगे और कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। तो 8 कंप्यूटर है ना यहाँ पर जुड़ जाएंगे आपके। समझ में आ गई बात? मतलब टोटल मिला के यहाँ एक कंप्यूटर हटा दिया हमने और उस कंप्यूटर को हटाकर यहाँ पर स्विच कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो 7 कंप्यूटर वहां पर हो गए, 8 कंप्यूटर यहाँ पर हो गए, तो ये टोटल मिला के 15 कंप्यूटर कनेक्ट हो गए इस नेटवर्क में। ये पूरा एक ही नेटवर्क कहलाएगा, जबकि पहले क्या था केवल 8 ही कंप्यूटर कनेक्ट हो पा रहे थे, है ना। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि स्विच नाम की डिवाइस को और क्या कहा जा सकता है तो इसको नेटवर्क एक्सटेंशन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसको नेटवर्क एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि स्विच नाम की जो डिवाइस है ना वो डेटा को भेजने से पहले एड्रेस चेक करके भेजेगी। सपोज दैट कि इस नेटवर्क में डेटा आ रहा है यहां से, ठीक है जी। तो जो डेटा आ रहा है ना इस पूरे नेटवर्क में, चाहे तो यहां पर फिर चाहे तो यहां पर, किसी भी कंप्यूटर का अगर वो डेटा होगा उसी कंप्यूटर को जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको भेज देंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हब नाम की डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो क्या करती है, हब नाम की डिवाइस फॉरवर्ड टू ऑल कर देती है, सबको एक जैसा डाटा भेज देती है, जिसको एक्सेप्ट करना करिए, नहीं करना मत करिए, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसी कंप्यूटर को केवल भेजा जाएगा जिसका डाटा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि स्विच क्या काम करता है, इट चेक्स द एड्रेस बिफोर सेंडिंग डेटा, यानी कि डाटा को भेजने से पहले ये एड्रेस चेक करता है कंप्यूटर के, तो जिससे एड्रेस मैच करेगा उसी को डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान रखनी है स्विच के केस में। पहली बात, ये नेटवर्क एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, और दूसरी बात, ये डाटा को भेजने से पहले उसका एड्रेस चेक करता है, ठीक है। इसके बाद आती है ब्रिज नाम की डिवाइस। ये क्या काम करती है? देखो ब्रिज नाम की डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है 2 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसे सपोज दैट कि हमने कोई नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क 1, ठीक है, और हमने यहाँ पर भी एक नेटवर्क बना लिया, इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क 2। अब इन दोनों नेटवर्क को आपस में हमें जोड़ना है, तो इसे हम ब्रिज के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक। तो एक सिंपल सी भाषा तो यही कही जा सकती है कि 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो आंसर है ब्रिज। बट ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी नेटवर्क हो वो सीधे सीधे काम करता है प्रोटोकॉल की हेल्प से, या प्रोटोकॉल पे ही काम करता है, प्रोटोकॉल की वजह से ही काम करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना।
इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू एक छोटा सा छोटा तिनका भी अगर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल ही लिखी गई होती है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल जिम्मेदार होती है। तो ये बात हमें पता है कि यहाँ पर भी प्रोटोकॉल काम कर रही होंगी, है ना, और यहाँ पर भी प्रोटोकॉल्स काम कर रही होंगी, क्योंकि नेटवर्क अगर कहीं पर है तो प्रोटोकॉल जरूर वर्क कर रही होंगी, है ना। तो यहाँ पर सेम प्रोटोकॉल और यहाँ पर भी सेम प्रोटोकॉल होनी चाहिए, तभी ये दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट होंगे ब्रिज नाम की डिवाइस से। फिर से सुन लो, दो अलग अलग नेटवर्क जो समान प्रोटोकॉल पर काम करते हो तो उनको ब्रिज नाम की डिवाइस से जोड़ा जाता है। सेम प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया बेटा? समान प्रोटोकॉल। समझ में आ गई बात? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर मान लो दो नेटवर्क हैं, लैन 1 और लैन 2, अगर इन दोनों नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हो तो, यानी कि यहाँ कुछ अलग प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ कुछ अलग प्रोटोकॉल्स हैं, फिर क्या होगा? तो बेटा इसको जो फिर ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं गेटवे नाम की डिवाइस, जो मैं अभी आगे आपको नेक्स्ट लेयर पे बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल है ना डेटा लिंक लेयर पे इतना ही काफी है जितना मैंने बताया, नोट कर लीजिए और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी आपको बताइए, अगर नोट नहीं करना तो बिल्कुल एज इट इज क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस जो मैंने लिखा है बोर्ड पर। तो इसी तरीके से प्रॉपर इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में डेफिनेशन के रूप में सब तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है कंप्यूटर भाई यतेंद्र सर, जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे रहा था। तो वहाँ से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके नेटवर्किंग वाली आप जैसे चाहें वैसे रिवीजन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। उसका क्या काम है या उसका क्या रोल है नेटवर्किंग में। देखो बेटा, एक बच्चे का कमेंट है, सर प्रोटोकॉल एक बार और समझा दो। प्रोटोकॉल तो मैंने 3-4 बार समझा दिया बेटा, मैंने 3 से 4 बार इंटरनेट वाले चैप्टर में कम से कम 2-3 बार समझाया था। आप क्लास देखा करो, क्लास तो नहीं देखते हो। अब एक काम करो, कौन है विशाल, विशाल आप है ना इंटरनेट वाली क्लास को देखना, वहां पर जब मैंने यूआरएल का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, तो वहां प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल क्या काम करती है समझाया था। आप उसको एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, पर पढ़ा करो, समझा करो, क्लासेस को देखा करो, सुना करो। ठीक है जी। अब आगे है ना मैं आपको समझाता हूँ दैट इज नेटवर्क लेयर क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर का क्या रोल होता है। देखो नेटवर्क लेयर से है ना क्वेश्चन क्या पूछते हैं एग्जाम में, सबसे पहला ही तो पॉइंट आता है यहाँ पर, दैट इज पैकेटाइजेशन। पैकेटाइजेशन को है ना हिंदी में क्या कह सकते हैं? पैकेट्स का बनना, पैकेट्स का बनना। अब ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी बेटा कि अगर कोई फ्रेम है तो उस फ्रेम से पैकेट बनाए जाते हैं, तो ये काम किसका होता है? ये टीसीपी नाम की प्रोटोकॉल का होता है, और हर एक पैकेट पर एड्रेस लगाने का काम आईपी प्रोटोकॉल का होता है। इसलिए टीसीपी और आईपी दोनों प्रोटोकॉल को कलेक्टिवली यानी एक साथ क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट बोला जाता है, यानी मानक प्रोटोकॉल बोलते हैं इंटरनेट की। तो ये पैकेट किसने बनाए होंगे? ये बनाए होंगे टीसीपी नाम की प्रोटोकॉल ने। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो पैकेट बनते हैं ना, इन पैकेट पर भी एड्रेस लगाया जाता है, और वो एड्रेस टोटल 3 एड्रेस लगेंगे यहाँ पर। आप बोलेंगे सर 3 क्यों? एक ही एड्रेस तो होना चाहिए जहां पर ये जा रहे हैं, या इस पैकेट को जहां पर पहुंचना है ना, उस कंप्यूटर का एड्रेस होना चाहिए इसके पास, डेस्टिनेशन वाला नहीं। इसके इस हर एक प्रोटोकॉल के ऊपर है ना, जिस कंप्यूटर से ये पैकेट भेजा जा रहा है उसका भी एड्रेस होना चाहिए। जैसे समझाता हूँ, सपोज दैट कि आप है ना किसी को लेटर भेज रहे हैं, एक पत्र लिखकर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर टू में उस व्यक्ति का एड्रेस लिख दोगे आप, है ना, और फ्रॉम में ना अपना भी एड्रेस लिख देते हो, लिखते हो नहीं? आप बोलेंगे सर ना लिखें तो अपना एड्रेस, और ना लिखें तो जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, तो दोनों ही कंडीशन खराब है। अगर आप यहाँ पर टू में जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं लिखेंगे तो ये बेनामी चिट्ठी हो जाएगी। मतलब पोस्ट ऑफिस में तो आप डाला है, पर ये किसके एड्रेस पे पहुंचानी है ये पोस्ट ऑफिस वालों को पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? इसको डस्टबिन में डाल देंगे, बोलेंगे जब ये एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ कहाँ जानी है तो हम कहाँ भेजें इसे, वो डस्टबिन में डाल देंगे। दूसरी बात, अगर मान लो आपने टू में एड्रेस लिख दिया तो पोस्ट ऑफिस वाले तो है ना जिसके घर ये चिट्ठी जानी है वहां पहुंचाएंगे, बट फ्रॉम में अगर आपने ये जिक्र नहीं किया कि ये मैं भेज रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ, तो जिसके पास ये चिट्ठी पहुंचेगी उसको भी तो चिट्ठी पढ़ने का क्या फायदा मिलेगा? मान लो आपने किसी लेटर में या चिट्ठी में कॉमन कॉमन बात लिखी है, कहीं पर अपना नाम का जिक्र ही नहीं किया, है ना, और वो व्यक्ति अगर इस लेटर को पढ़ेगा तो क्या समझेगा कि किसने भेजा है? आपने अंदर तो कहीं नाम जिक्र किया ही नहीं अपना, तो भी उसके लिए बेकार है। तो इसीलिए ना लेटर पर जनरली लिख दिया जाता है टू में जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, और फ्रॉम में अपना, यानी हम भेज रहे हैं आपको, तो वो देखते ही समझ जाता है अच्छा इन्होंने भेजी मेरे को चिट्ठी। अगर आप है ना किसी व्यक्ति से चिट्ठी से ही कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि बार बार आपको है ना चिट्ठियां लिखकर ही बात करनी है, खैर अब ये जमाना बीत गया, आप कोई लेटर वगैरह ऐसे नहीं लिखता, अब तो इंटरनेट का, कंप्यूटर का, मोबाइल का जमाना चल रहा है। तो कर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि कोई आज भी चिट्ठियों के थ्रू ही किसी से वार्तालाप करता है, बातें करता है, तो सपोज दैट कि वो नंबर भी डाल देता है कि ये मेरी तुम्हारे लिए पहली चिट्ठी है। अब सपोज दैट के पहली चिट्ठी के बाद थर्ड यानी कि तीसरे नंबर की चिट्ठी पहुंच रही है किसी के पास, तो वो समझ जाएगा कि पहली चिट्ठी आई थी अब थर्ड नंबर की आई, यानी सेकंड नंबर की, दूसरे नंबर की चिट्ठी गायब है।
यानी मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो आधी अधूरी पहुंच रही है। तो एक सीक्वेंस नंबर डालने से भी ये बात पता चल जाती है कि हमारे पास जो डेटा आया है वो प्रॉपर आया है नहीं, या आधा अधूरा आया है ना। तो उसी तरीके से अब यहाँ देखो, हमें है ना सबसे पहले हर एक पैकेट पर डालना होता है बेटा सोर्स का आईपी एड्रेस। ये जो मैं बोल रहा था ना बार बार अभी आपको कि एड्रेस लगाकर भेजा जाता है, ये बेसिकली आईपी एड्रेस होता है। अब आप बोलेंगे सर आईपी एड्रेस क्या होता है, बस थोड़ी देर की बात है, आईपी एड्रेस को भी प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। खैर फिलहाल के लिए बस ऐसे समझ लो कि आईपी एड्रेस वैसे ही है जैसे हमारे फोन में फोन नंबर होता है हमारी पहचान के लिए। हम फोन करते हैं ना किसी को तो हमारा फोन नंबर दूसरे व्यक्ति के फोन पे दिखाई देता है, तो उससे वो समझ जाता है कि ये नंबर तो उन भाई साहब का है, अच्छा वो कॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से इंटरनेट के केस में हमें आईपी एड्रेस मिलता है हमारी पहचान के लिए। ठीक है, तो सोर्स का आईपी एड्रेस, इसके बाद डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन का मतलब क्या, गंतव्य स्थान का आईपी एड्रेस। ठीक है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर लिख लीजिए बेटा सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का मतलब हो गया क्रम संख्या, यानी कि हर एक पैकेट की क्रम संख्या भी यहां पर लिखकर दी जाएगी। तो ऐसे टोटल मिला के 3 एड्रेसेस ना लगा दिए जाते हैं या 3 नंबर लिख दिए जाते हैं हर एक पैकेट के साथ, और फिर इनको इंटरनेट के थ्रू भेज दिया जाता है डेस्टिनेशन साइट पर जहां पर इस पैकेट को भेजना होता है। बताओ बेटा यहां तक की बात बताइए, समझ में आई या नहीं, यहां तक की पूरी कहानी समझ में आई या नहीं। तो पैकेटाइजेशन का मतलब क्या, पैकेट का बनना। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए पैकेट्स का बनना, पैकेटाइजेशन, ये कौन सी लेयर का काम है, ये क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स बनाए जाते हैं जिसमें हर एक पैकेट के साथ 3 एड्रेसेस जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अब अगला एक और पॉइंट आता है दैट इज यहाँ पर प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल कौन सी काम करती है यहाँ पर वो देखिए। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये जो एड्रेस जनरेट होता है आईपी एड्रेस, इसको बनाने के पीछे भी है ना, या लगाने के पीछे इंटरनेट प्रोटोकॉल ही जिम्मेदार होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है, तो आंसर होगा आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल वर्क करती है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछाते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ओएसआई की कौन सी लेयर पर काम करती है, तो आंसर होगा नेटवर्क लेयर पर। किस लिए काम करती है, ये आईपी एड्रेस वगैरह लगाने के केस में। और तीसरा पॉइंट आता है बेटा यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस। जिस तरीके से फिजिकल लेयर पर 3 नेटवर्किंग डिवाइसेस का हमने जिक्र किया, जिस तरीके से 2 नेटवर्किंग डिवाइसेस का जिक्र हमने डेटा लिंक लेयर पर किया, उसी तरीके से नेटवर्क लेयर पर भी 2 डिवाइसेस का जिक्र होता है। पहला नाम है दैट इज राउटर, तो अभी राउटर के बारे में समझाऊंगा आपको, इसको हिंदी में भी राउटर ही कहते हैं बेटा। और दूसरा डिवाइस का नाम है गेटवे। ठीक है, तो गेटवे क्या काम करता है ये भी समझेंगे। ठीक, बट एक बात यहाँ पर नोट करके लिखने वाली बात यह है, देखो अगर कभी ये पूछा जाए आपसे कि गेटवे नाम की डिवाइस किस लेयर पर काम करती है, गेटवे नाम की डिवाइस किस लेयर का फंक्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा नेटवर्क लेयर। अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुना क्या बताने जा रहा हूँ। नेटवर्क लेयर, इससे ऊपर होती है बेटा ट्रांसपोर्ट लेयर, इससे ऊपर होती है सेशन लेयर, इससे ऊपर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और इससे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर। तो इन पांचों में से किसी भी लेयर पर गेटवे को एज ए वर्क कराया जा सकता है, एज ए यूज किया जा सकता है। मतलब आप ये बोलेंगे सर आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि गेटवे नेटवर्क लेयर पर भी काम करती है ना, या कर सकती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर पर भी काम कर सकती है, तो आंसर है जी हाँ। यानी कि नेटवर्क लेयर से ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं उनमें से किसी भी लेयर पर आप गेटवे को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नेटवर्किंग की भाषा में कहा जाता है। वरना सिंपल सा मतलब यहाँ पर यही है कि 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे नाम की डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। तो अब अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि तो नेटवर्क गेटवे किस लेयर का फंक्शन है, गेटवे किस लेयर पर काम करती है, तो हमेशा जरूरी नहीं होगा कि यहाँ गेटवे लिखा हुआ नेटवर्क लेयर पर तो नेटवर्क लेयर ही आंसर होगा, इनमें से भी कोई भी आंसर हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बट कैसे काम करता है ये समझ लो। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर 2 नेटवर्क हैं अलग अलग, उनको जोड़ना है आपस में, ठीक, तो किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिज का, क्योंकि वो दोनों नेटवर्क आपस में समान प्रोटोकॉल पर काम कर रहे थे। बट अब मान लो कि हमारे पास कोई नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क 2, और यहाँ पर एक नेटवर्क है दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क 1, और इन दोनों को आपस में जोड़ना है हमको, तो किससे जोड़ेंगे, अब यहाँ पर हम गेटवे से जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क 1 में जो प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं, है ना, और लोकल एरिया नेटवर्क 2 में जो प्रोटोकॉल्स काम कर रही हैं, ये बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, यानी कि अलग अलग हैं। यहाँ पर भी डिफर प्रोटोकॉल्स हैं और यहाँ पर भी डिफर प्रोटोकॉल काम कर रही हैं। हिंदी में कह सकते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं। देखो सिंपल सी बात समझ लो इस बात, मेरी बात को, कि अगर कभी पूछा जाए कि समान प्रोटोकॉल पर काम करने वाले 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस लगता है, तो आंसर है ब्रिज। जबकि गेटवे के केस में 2 क्वेश्चन बनते हैं,
या तो केवल यही पूछ लिया जाएगा कि दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है गेटवे। आप बोलेंगे सर ब्रिज के केस में भी तो दो अलग अलग नेटवर्क थे, तो बेटा ब्रिज के केस में स्पेशली प्रोटोकॉल, समान प्रोटोकॉल बोलना पड़ता है। इसके केस में प्रोटोकॉल बोलो या ना बोलो एक ही बात है। अगर इसके गेटवे के केस में ये भी बोलना है कि दो अलग अलग नेटवर्क जो अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, बताओ किसके द्वारा जुड़ेंगे, तो गेटवे है। या दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना है, तो ये मान लिया जाता है कि दो अलग अलग नेटवर्क कहा जा रहा है, मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल पर काम करने वाले नेटवर्क कहा जा रहा है। तो गेटवे के केस में दो भाषाएं बनती हैं और ब्रिज के केस में केवल एक ही भाषा बनती है। तो बीते कुछ समय पहले हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का एक एग्जाम हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल में लाया जाता है। तो प्रोटोकॉल का जिक्र ही नहीं था, तो क्या आंसर होगा, गेटवे आंसर होगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि दो अलग अलग नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल पर ही काम करते होंगे। बताओ बात समझ में आ गया नहीं, क्लियर है। तो ये पॉइंट है ना, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो राउटर के बारे में जिक्र करते हैं। ये राउटर क्या काम करता है, राउटर है ना एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक। बट राउटर है ना हब और स्विच, ये दो डिवाइस अब तक बताई ना मैंने। हब तो डम्ब डिवाइस थी, स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ी थी, है ना। क्योंकि स्विच क्या काम कर रहा था, स्विच है ना नेटवर्क में जिसका डाटा था उसी को भेज रहा था एड्रेस चेक करके, तो स्विच को है ना इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। बट ये जो राउटर नाम की डिवाइस है ना, इसको मोर इंटेलिजेंट बोलते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके आगे कि इसको मोर इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से बोला जाता है, यानी ज्यादा बुद्धिमान डिवाइस। बट ऐसा क्यों, ज्यादा बुद्धिमान कैसे है, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ये उनमें उसी को ही डाटा भेजेगा जिसका है। तो आप बोलेंगे यही बात तो स्विच कर रहा था, बट ये क्या करता है, ये जिस कंप्यूटर को डाटा भेज रहा है उसका एड्रेस भी स्टोर करता रहता है। समझे नहीं भाई, जैसे मान लो ये राउटर है, सपोज दैट कि ये है राउटर, और इस राउटर के अंदर है ना एक इंटरनल मेमोरी है, और उस इंटरनल मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है राउटिंग टेबल। ये बेसिकली प्रोग्राम होता है राउटर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस स्टोर होता रहता है। यहाँ पर ये स्टोर करता रहता है, यानी कि कहाँ से डेटा आया था, मान लो किस कंप्यूटर से डेटा आया था, और मेरे से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें से किसको ये डाटा गया है, उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेता है राउटर। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहा है ये, ऐसा इसलिए कर रहा है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लो कभी कोई साइबर क्राइम हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध हो, तब उस कंडीशन में राउटर्स के थ्रू पता चल जाता है कि राउटर से जुड़े हुए कंप्यूटर्स में किस कंप्यूटर के द्वारा ना ये काम किया गया था। जैसे नॉर्मली घरों में तो देखो सीधी सी बात है, अगर घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया गया है तो किसी एक आदमी के नाम पर लिया गया होगा। जैसे मान लो मैंने अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन लिया तो मेरे नाम पे होगा, तो अगर कोई इंक्वायरी मेरे घर तक आती तो मैं जिम्मेदार हूँ, है ना। और इवन घर वाले भी जिम्मेदार हो ही जाते हैं, जब आदमी मुख्य आदमी को पकड़ लिया जाए तो घर वालों को भी है ना जिम्मेदार मान लेते हैं, ऐसा होता है ना। बट मान लीजिए कि अगर कोई साइबर कैफे है, कोई इंटरनेट कैफे जहां पर है ना आप 10 या 20 रुपए देकर 1 घंटे तक इंटरनेट यूज करने गए, और वहां बैठकर आप कोई साइबर क्राइम कर आए, इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध करके आ गए, तो फिर है ना जब इंक्वायरी आएगी तो साइबर कैफे वाले व्यक्ति को पकड़ लेती है कि बताओ तुम्हारे यहाँ से ये साइबर क्राइम किया गया है, बताओ किसने किया है। अब वो कहेगा मुझे क्या पता सर, मैं तो एक दुकान चलाता हूँ, यहाँ तो सुबह से शाम तक 100 लोग आते हैं इंटरनेट चलाने। तो फिर है ना जो मेट्रो सिटीज है ना, जो मेट्रो सिटीज टाइप है, छोटे छोटे शहरों की तो बात नहीं कर रहा, पर मेट्रो सिटी में एक रूल भी है कि अगर किसी साइबर कैफे या इंटरनेट कैफे पे कोई व्यक्ति इंटरनेट चलाने आएगा तो आपको प्रॉपर उसका आईडी प्रूफ भी लेना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास एक आईडी प्रूफ नहीं है, जैसे आधार कार्ड वगैरह या वोटर आईडी कार्ड वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो आप इंटरनेट चला नहीं सकते वहां पर, आपको फोटो कॉपी देनी पड़ेगी उसकी। और वो मेंशन भी करेगा कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये व्यक्ति इंटरनेट चला के गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में मान लो अगर कोई व्यक्ति आया, ठीक है, और उसका आईडी प्रूफ वगैरह ले रखा है, फोटो कॉपी ले रखी है, ठीक। अब मान लो वो व्यक्ति उसी साइबर कैफे में बैठ के साइबर क्राइम करके चला गया, उसने आईडी प्रूफ भी दे दिया अपना और साइबर क्राइम भी कर दिया उसने, इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध, ठीक। तो अब जब इंक्वायरी आएगी उस साइबर कैफे तक, तो उस साइबर कैफे वाले से पूछेगी बताओ ये काम है ना तुम्हारे यहाँ से किया गया, किसने किया है। तो बोलेगा साहब मैं तो एक साइबर कैफे चलाता हूँ, मैंने तो नहीं किया, कि तुम्हारे यहाँ कोई करके गया होगा, हाँ मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो वहाँ है ना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाले बोलेंगे कि इस टाइम से, यानी 2 बजे से 3 बजे की टाइम दिखा रहा है, इस टाइम पर किसी आदमी ने करा है इस वाले एड्रेस से, तुम्हारे एड्रेस से। तो बस देख लेगा कि 2 बजे से 3 बजे तक जो आप कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिखा रहे हो, ये आईपी एड्रेस मेरे यहाँ का ही है, और 2 से 3 बजे तक ये आदमी चला रहा था मेरे यहाँ पर। आईडी प्रूफ है, हाँ है, चलो पकड़ के लाते हैं कि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ अपराध तुमने क्यों किया। समझ में आई बात या नहीं। तो ये राउटर्स के थ्रू है ना सारी जानकारी पता चल जाती है, समझ में आया। तो राउटर को मोर इंटेलिजेंट या ज्यादा बुद्धिमान डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक, ये उनमें से उसी कंप्यूटर को डाटा भेजेगा जिसका है, पहली बात। दूसरा, ये एड्रेस भी स्टोर करता रहेगा कि किस कंप्यूटर से डाटा आया था और किस कंप्यूटर को डाटा भेजा गया है, ये भी स्टोर करता रहता है अपने अंदर,
ठीक है। और एक बात और कि राउटर का काम एक और होता है शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढना, ये भी ये काम करता है। जैसे ज्यादातर केस में जो इंटरनेट चलता है ना उसमें राउटर राउटर ही कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे राउटर्स के थ्रू ही ये पूरा नेटवर्क बनाया जाता है इंटरनेट का। ठीक है। तो एक्चुअली राउटर्स के थ्रू है ना शॉर्टेस्ट पाथ को भी ढूंढा जाता है, यानी कि छोटा रास्ता जिससे आपका डाटा जल्दी पहुंच जाए डेस्टिनेशन तक। एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा को पहुंचाने के कई रास्ते हो सकते हैं, जिनमें से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने का काम भी राउटर के द्वारा ही किया जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ना गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो, अब आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, तो ऐसा हो सकता है कि दिल्ली से नोएडा जाने के 2 रास्ते हो या 3 रास्ते हो, तो उनमें सबसे छोटा जो रास्ता है ना वो गूगल मैप ढूंढ के देता है सबसे पहले कि आप इस रास्ते से जाओ, आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो उसी तरीके से राउटर भी शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढ के देने वाला डिवाइस होता है, डाटा को जल्दी पहुंचाने वाला। तो इसलिए ना हम राउटर को मोर इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो फाइनली 3 पॉइंट है, ध्यान रखना है, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। नेटवर्क लेयर पर सबसे पहला पॉइंट होता है पैकेटाइजेशन, मतलब पैकेट का बनना। हर एक पैकेट पर 3 एड्रेस लगाए जाते हैं, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और सीक्वेंस एड्रेस या सीक्वेंस नंबर। फिर यहाँ जो प्रोटोकॉल काम करती है वो आईपी प्रोटोकॉल। और नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करें तो राउटर और गेटवे दोनों काम करते हैं नेटवर्क लेयर पर। गेटवे का ध्यान बस इतना रखना है कि नेटवर्क लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक किसी भी लेयर तक आप गेटवे को फंक्शन बनाया जा सकता है। बाकी राउटर बताया मैंने आपको, राउटर मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाता है। ठीक है। तो अब मैं आपको आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो ध्यान रखो इस बात को कि पूरे इंटरनेट नेटवर्किंग में 2 तरीके के एड्रेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेसिंग का मतलब सर एड्रेस पता करना, या पता करना नहीं, पता। जैसे हमारे